Hello, dear students. Welcome again in our video lecture series. जैसे कि हमने पहले भी कहा है, वीडियो को देखने से पूर्व अपनी टेक्स्ट बुक से संबंधित चैप्टर ज़रूर ही पढ़ लें। हमने आपको इस चैप्टर का PDF भी शेयर किया था ताकि आपने पढ़ लिया होगा। यह मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। संस्कृत में सूक्ति है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। अर्थात परिश्रम से कार्य सिद्ध होता है, मात्र इच्छा करने से नहीं। सफलता पाने का सबसे प्रभावी मंत्र है परिश्रम। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो आइए इसी भावना के साथ कि सतत अभ्यास सफलता को सुनिश्चित करता है, आज हम शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। ये चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 11th के लिए, थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड शब्द आप अपने दैनिक जीवन में बोलचाल में बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। कभी कभी हमें डिमांड और डिज़ायर में कोई डिफरेंस नहीं लगता, किंतु अर्थशास्त्र में डिज़ायर अलग है, वांट अलग है और डिमांड अलग है। डेफिनेशन ऑफ डिमांड में हम ये देखते हैं कि डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर आर एबल एंड विलिंग टू बाय इट, एबल एंड विलिंग टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस during the given period of time, other things being constant. ceteris paribus भी इसे कहते हैं। अब ये भी आप जान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिमांड क्या क्या होते हैं। डिज़ायर, मनी टू सेटिस्फाई द डिज़ायर, विलिंगनेस टू स्पेंड, रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, रिलेशनशिप ऑफ टाइम एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड। ये बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। एक बार वीडियो को पॉज करके इसे फिर से ध्यान से पढ़िए। कुछ भी डाउट हो तो शंका का निवारण मेरे साथ डिस्कशन से आप कर सकते हैं। डिमांड इज अ डिजायर backed by affordability. Instance 1. An individual wants to buy a car worth 10 lakh rupees, but he cannot afford it with his current earnings. He desires to have a car. His want is not supported by his level of affordability. Instance 2. Another individual also wants to buy the same car and can afford it with his current income. The moment he checks into the car showroom and pays the payment at the counter, qualifies as his demand for the car. So, first person desired the car and the second person demanded the car. इस वीडियो को बनाने के लिए हमने वीके पब्लिकेशन की TR जैन और वीके ओहरी की माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का सहयोग लिया है, उस बुक की हेल्प ली है। आई देयरफॉर एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू द ऑथर एंड पब्लिशर्स ऑफ दिस बुक। अब तक आप समझ चुके हैं कि डिमांड के साथ 3 बातें कम से कम ज़रूरी है। एक तो आपकी इफ़ेक्टिव डिमांड होना चाहिए, खर्च करने की और अफोर्ड करने की क्षमता भी होनी चाहिए, खर्च करने के लिए विलिंगनेस भी होना चाहिए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर। जब ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं तब हम शास्त्र में उसे डिमांड कहते हैं, अन्यथा हम उसे डिज़ायर या वांट के रूप में भी देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड में आपने देखा
डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी backed with sufficient purchasing power and willingness to spend। अब आप समझिए डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस है। डिमांड refers to different possible quantities of a commodity that consumers is ready to buy at different possible price of that commodity। Quantity demanded refers to a specific quantity to be purchased against a specific price of a commodity। किसी खास कीमत पर किसी खास टाइम पर आप जो क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं वो क्वांटिटी डिमांडेड है। क्वांटिटी डिमांडेड रिफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप खरीदेंगे, टू बी परचेज खरीदेंगे, अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस, किसी खास प्राइस में, किसी खास समय पर, तो ये क्वांटिटी डिमांडेड है। और अलग अलग रेट में कब कब कितनी कितनी क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं वो डिमांड कहलाता है। डिमांड शेड्यूल वो टेबल है, वो सारणी है जिसमें क्वांटिटी खरीदेंगे, वो डिमांड शेड्यूल यहाँ दिखाया गया टेबल नंबर 1 पर। अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स जो है अगर ₹1 पर यूनिट है तो 4 यूनिट खरीदते हैं, ₹2 है तो 3 यूनिट्स ₹3 हैं, तो 2 यूनिट्स और ₹4 हैं तो 1 यूनिट। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किसके बीच में, बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी, हायर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी, लोअर द प्राइस हायर द क्वांटिटी। पी एक्स का एरो ऊपर की तरफ जाता है तो क्यू एक्स का एरो नीचे की तरफ आता है। यह आपने समझ लिया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके इस चैप्टर को, इस पेज को पूरा पढ़िए, फिर आगे पढ़ते हैं। पढ़ रहे हैं टेबल मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट में सारे कंज्यूमर्स, सारे बायर्स मिलकर जितनी डिमांड करते हैं वो मार्केट डिमांड कहलाती है। मान लीजिए कोई गुड एक्स है तो गुड एक्स की अगर ₹1 प्राइस रहती है तो मार्केट में अगर 2 कंज्यूमर हैं ए और बी तो दोनों मिलके 4 + 5 खरीदते हैं तो ये हुआ मार्केट डिमांड 9। लेकिन अगर ₹2 उसकी प्राइस हो जाती है तो मार्केट में 2 कंज्यूमर्स हैं जो 3 और 4 खरीदते हैं तो मार्केट डिमांड हो जाती है 7। अगर प्राइस 3 है और मार्केट में 2 ही कंज्यूमर हैं या जितने भी कंज्यूमर हैं वो सब मिलके जितना परचेज कर सकते हैं और रेडी एंड विलिंग टू परचेज हैं, वो क्वांटिटी को अगर हम ऐड कर देते हैं जो हमारे एग्जाम्पल में 2 + 3 = 5 है, ये मार्केट डिमांड कहलाती है। इसी तरह से आगे यहाँ के डिस्क्रिप्शन को भी वीडियो पॉज करके आप पढ़ेंगे ध्यान से। इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सिंगल व्यक्ति की डिमांड अलग अलग रेट में दिखाता है, मार्केट में सभी बायर्स की डिमांड को दिखाता है। आप इसे आराम से रीड कर सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। ये इंडिविजुअल 1 फिगर 1 पर हमने OX एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ X यूनिट दिखाया है और जनरली हम प्राइस को OY लाइन पर या वर्टिकली शो करते हैं। ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो गया क्योंकि व्यक्ति की अलग अलग रेट में डिमांड की गई क्वांटिटी को दिखाता है। अब मार्केट डिमांड कर्व को हम अगले पेज में दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे, आप ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा जस्ट पे अटेंशन। ए व्यक्ति की डिमांड को हमने फर्स्ट फिगर में दिखाया है, बी की डिमांड को हमने बी फिगर में दिखाया है और मार्केट डिमांड यानी सम ऑफ 2 डिमांड्स, जितने भी बायर्स रहेंगे, जितने भी कंज्यूमर्स रहेंगे जिन्होंने क्वांटिटी डिमांडेड की है उसका टोटल हमें करना होता है। तो देखिए एक ग्राफ में, पहले वाले ग्राफ ए में जहाँ ए का डिमांड कर्व हमने दिखाया है वहाँ पर क्वांटिटी ₹4 के रेट में 1 क्वांटिटी ली गई, ₹3 के रेट में 2 क्वांटिटी ली गई, ₹2 के रेट में 3 क्वांटिटी ली गई और ₹1 के रेट में 4 क्वांटिटी ली गई। उसी तरह से आप डिमांड बी का कर्व देखिए, ध्यान से देखिए और बताइए मुझे कि किस रेट में कितनी क्वांटिटी ली गई है। तो आप मुझे बताएंगे ₹1 में कितनी क्वांटिटी ली गई है, आपका आंसर होगा 5।
डिमांड कर्व बी में 2 रुपीज़ के रेट में कितनी क्वांटिटी ली गई है? आपका आंसर है 4। उसी तरह से कर्व बी में 4 रुपीज़ के रेट में कितनी क्वांटिटी ली गई है? आपका आंसर है 2। अब इन्हें हमको ऐड करना है। 4 रुपीज़ के रेट में क्वांटिटी ली गई थी 1 और यहाँ क्वांटिटी ली गई 2, तो मार्केट डिमांड में हो जाएगा 1 + 2 = 3। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो 4 3 का ग्राफ बनाएंगे। 3 रुपीज़ के रेट में पहले वाले कंज्यूमर ने कितनी यूनिट लिया था? 2 यूनिट, और दूसरे कंज्यूमर ने लिया 3 यूनिट, तो 2 + 3 5। तो हमें ग्राफ बनाते समय 3 और 5 को प्लॉट करना पड़ेगा। उसी तरह से 2 रुपीज़ की रेट में हमने देखा कि 4 यूनिट और 3 यूनिट है, तो 4 + 3 7, तो हम 7 को प्लॉट करेंगे। इसी तरह हम 9 को प्लॉट करेंगे। ये सारे पॉइंट हमको मिल जाएंगे 4 3 3 5 पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करने के बाद एक लाइन से हम इनको ड्रॉ कर देंगे, तो ये मार्केट कर्व कहलाएगा। बहुत सिंपल है। एक बार वीडियो को पॉज करिए, यहाँ पर ये दिए हुए डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से पढ़िए। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉल मी। डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी आप ये कह सकते हैं संक्षेप में कि डिमांड किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है। तो किसी भी वस्तु या किसी भी कमोडिटी डिमांड x जो है वो फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई का मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी x। पी एक्स का मतलब हो गया ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी x। पी आर का मतलब हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। वाई क्या है? कंज्यूमर्स इनकम है। और टी क्या है? कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। उसी तरह से ई कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस हैं। इन सब चीज़ों से डिमांड प्रभावित होती है। इनसे कैसे प्रभावित होती है इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है, जो मैं आपके पढ़ने के लिए उसे छोड़ रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा रिलेटेड कमोडिटीज़ क्या होती हैं। से रिलेटेड होती हैं कमोडिटीज़ कहलाती हैं। इस बॉक्स में दिया गया हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलेटेड गुड्स एंड अनरिलेटेड गुड्स। Goods are said to be related when demand for one changes in response to change in the price of the other. For example, increase in the price of coffee is expected to cause increase in demand for tea. अगर कॉफ़ी महंगी हो जाएगी तो लोग चाय पीने लग जाएंगे। सो टी एंड कॉफ़ी आर रिलेटेड। पेप्सी महंगा हो जाएगा तो लोग कोक पीने लगेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से सिगरेट महंगी हो जाएगी तो नशेबाज क्या करेंगे? बीड़ी पीने लग जाएंगे। तो ये रिलेटेड गुड्स हैं। गुड्स आर अनरिलेटेड व्हेन डिमांड फॉर वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर डिमांड। Demand for shoe, for example, is not affected by change in the price of sugar. Shoe and sugar are thus unrelated goods. Briefly, while related goods show क्रॉस प्राइस इफेक्ट, ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है यहाँ आप समझ गए। जब एक के प्राइस से दूसरे की डिमांड बदलती है तो उसे क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहते हैं। चेंज इन द प्राइस ऑफ वन causing the change in the demand for the other. Unrelated goods do not. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको याद रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं सप्लीमेंट्री गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, सप्लीमेंट्री नहीं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है जब हम एक चीज़ के बदले में दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम कॉफ़ी के बदले चाय पी सकते हैं, बीड़ी के बदले सिगरेट ले सकते हैं। उसी तरह से आप
पेप्सी की जगह कोक ले सकते हैं, बॉल पेन की जगह इंक पेन ले सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो हैं जिनका हम साथ साथ प्रयोग करते हैं। पेन और रिफिल, पेन और इंक, ब्रेड और बटर, कार और पेट्रोल, जो चीज़ें साथ साथ चलती हैं, शूज़ एंड सॉक्स, जो चीज़ें साथ साथ यूज़ करते हैं हम इन पेयर में, वो कहलाती हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसको भी आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। अब हम देखेंगे आगे नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? जिसमें इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। इन्फीरियर गुड्स कैसे होते हैं? जिसमें इनकम इफेक्ट निगेटिव होता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। Normal goods are those in case of which there is a positive relationship between income and quantity demanded। हमारी इनकम जितनी होगी उसी हिसाब से हम अपनी क्वांटिटी की डिमांड करेंगे। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजिंग इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम एंड वाइस वर्सा। इनकम बढ़ जाएगी तो हम ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, इनकम घट जाएगी तो हम कम चीज़ें खरीदेंगे। इसका उलट होता है इन्फीरियर गुड्स में। इन्फीरियर गुड्स आर दोज इन केस विच देयर इज नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अदर थिंग्स remaining constant, quantity demanded decreases in response to increase in consumers income and vice versa। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम ज्वार, मक्का, मोटे अनाज नहीं खाएंगे, फिर हम गेहूं खाएंगे। हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम मोटा चावल नहीं खाएंगे, अच्छे किस्म का चावल खाएंगे। तो ये इस तरह के इन्फीरियर गुड्स कहलाते हैं, जिसको हम अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ छोड़ देते हैं, भले उनके प्राइस कम क्यों ना हो। इन्फीरियर गुड्स आर एसेंशियल इन लाइफ। इन अदर वर्ड्स, पीपल बाय इन्फीरियर गुड्स लार्जली बिकॉज दीज आर एसेंशियल ऑफ लाइफ, लाइक कोर्स ग्रेन एंड कोर्स क्लॉथ। इसे भी आप ध्यान से पढ़िएगा विथ एग्जाम्पल्स। और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम आ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब लॉ ऑफ डिमांड में हम आते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसे स्टैटिक पेरिबस कहते हैं, there is an inverse relationship between quantity demanded and own price of a commodity। मैंने आपको बिल्कुल शुरू में एक, जहाँ हमने डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड दिखाया था, वहाँ पर एक पी और क्यू का रिलेशन बताया था कि पी का एरो ऊपर है तो क्यू का एरो नीचे है। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ते जाती है वैसे वैसे डिमांड उसकी घटते जाती है। ये कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि dx इज इक्वल टू एफ पी एक्स। dx मीन्स डिमांड ऑफ x commodity, px is a price of x commodity, f is a function। Demand is the function of price। Law of demand states that quantity demanded increases with the fall in price and decrease with rise in price। It is explained with the help of the following schedule and diagram। प्राइस 5 है, क्वांटिटी डिमांडेड 10 है। जब प्राइस 4 हो गई तो 15 हो गया, प्राइस 3 हो गई तो 20 हो गया, प्राइस 2 हो गई तो 35 हो गया, और प्राइस 1 हो गई तो 60 हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइस गिरते जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ते जा रही है। इनके बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जिसका मतलब होता है एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है, नॉट इन सेम डायरेक्शन। और भी अलग अलग तरीके से आप लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
हमने आपको पहले भी बताया और समझाया है कि इकोनॉमिक थ्योरीज के पीछे कुछ assumptions होते हैं, उसी तरह से लॉज के पीछे भी थ्योरी होते हैं। तो उसी तरह से एग्जम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड अब हम यहाँ पे देख रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स गुड व्हेन अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम। हियर द अदर थिंग्स रिफर्स टू द फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। केवल हम प्राइस के साथ इसका रिलेशन देख रहे हैं और बाकी सभी बातों को हम कांस्टेंट मान रहे हैं। फैशन बदल रहा है, इंटरेस्ट बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, ज़रूरतें बदल रही है, सब चीज़ों को हम कांस्टेंट मानकर केवल लॉ ऑफ डिमांड में हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन बताते हैं। ये हमारा यहाँ पर अजम्पशन है। उसी तरह से यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, मतलब जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है, नॉट होल्ड गुड। लॉ ऑफ डिमांड हैज सम एक्सेप्शंस एज वेल। देयर आर सम कमोडिटीज हुज डिमांड एक्सपांड्स व्हेन देयर प्राइसेस rise. In such situation, the demand curve slopes upward from left to right. Following are some notable exceptions of law of demand. Article of distinction. गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स वही हैं जो इंफीरियर गुड्स हमने आपको बताया था। जजमेंट। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आप आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। ये ग्राफ और कर्व के बारे में हमने जो आपको बताया था वही यहाँ पे। क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ये दोनों ही टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करते हैं। जब तक आप यहाँ तक का रीडिंग करिए, रिवीजन करिए और बार बार पढ़िए। जैसे कि हमने आपको बताया है कि टेक्स्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो टेक्स्ट को आप ज़रूर पढ़ें और उसके बाद फिर हम अगला पॉइंट्स को, अगले टॉपिक्स को कवर करते हैं। आज के वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।